हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बेटा अगर किसी हैवी डिवाइस का स्विच अगर आप ऑन करोगे, हैवी डिवाइस का अगर आप स्विच किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑन करोगे तो बेटा हैवी डिवाइस के अंदर जो कॉइल होगी उसकी रिक्वायरमेंट बेटा हैवी करंट की होगी। तो अगर बेटा एकदम से करंट आपका चेंज होगा, 0 टू मैक्सिमम जाएगा, तो बेटा फ्लक्स में भी चेंज आएगा 0 टू मैक्सिमम। और बेटा फ्लक्स में चेंज आपका हैवी चेंज आएगा। अब अगर फ्लक्स में हैवी चेंज है तो बेटा ईएमएफ में भी आपका हैवी अमाउंट आएगा। और अगर ईएमएफ आपकी हैवी है तो बेटा इंड्यूस्ड करंट भी आपका हैवी होगा। अब इंड्यूस्ड करंट का बेटा मोशन कैसा होगा? फ्रॉम कॉइल टू स्विच। अब इंड्यूस करंट क्या करेगा? इंड्यूस करंट बेटा रेगुलर करंट को अपोज करेगा, चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो बेटा इंड्यूस करंट आपका कॉइल से चलेगा और स्विच की तरफ आएगा। और बेटा स्विच के आसपास में जो एयर गैप है वहां पर इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी और वहां पर आपको स्पार्किंग विजिबल होगी, वहां पर आपको स्पार्किंग विजिबल होगी। तो ये स्पार्किंग बेटा हैवी क्यों होती है? क्योंकि डिवाइस आपका हैवी है तो स्पार्किंग बेटा हैवी होगी। तो स्पार्किंग का मेन रीजन क्या है बेटा? जिस मोमेंट्री टाइम में करंट आपका 0 टू मैक्सिमम लेवल पर जाएगा उसी मोमेंट्री टाइम में फ्लक्स में चेंज बेटा हैवी आएगा। तो ये फ्लक्स का हैवी चेंज हैवी ईएमएफ बनाएगा और हैवी इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा हैवी इंड्यूस्ड करंट बनाएगी। और ये हैवी इंड्यूस्ड करंट आपको स्विच के आसपास विजिबल होगा स्पार्किंग की फॉर्म में। तो अगर आपका हैवी डिवाइस हैवी इंड्यूस्ड करंट डेवलप कर रहा है तो उस केस में अगर आपका स्विच लेस एम्पियर वाला होगा, पावर प्लग आपका लेस एम्पियर वाला होगा, पावर सॉकेट आपकी लेस एम्पियर वाली होगी, तो बेटा वो इस हैवी इंड्यूस्ड करंट को बियर नहीं कर पाएगी और बेटा वो डैमेज हो जाएगी और वहाँ पर उसकी बर्निंग हो जाएगी और उसका कलर बेटा ब्लैक हो जाएगा। तो पावर प्लग को अगर बचाना है, स्विच को अगर बचाना है, पावर सॉकेट को बचाना है, तो उसके लिए आपको हैवी एम्पियर वाला स्विच वहाँ लगाना पड़ेगा जो इस हैवी इंड्यूस्ड करंट को इजीली बियर कर सके। तो बेटा ये था हैवी डिवाइस के अंदर स्विच ऑन करने के टाइम पर स्पार्किंग क्यों विजिबल होती है। अब अगर स्विच को ऑफ करोगे तो बेटा स्पार्किंग का लेवल ऑन वाले मोमेंट से ज़्यादा बनेगा। अब वो ज़्यादा क्यों बनेगा? क्योंकि ऑफ वाले टाइम पर बेटा करंट एकदम से डिके होगा, करंट का लेवल मैक्सिमम से 0 पे आएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो करंट का डिके है बेटा वो स्पीड से होता है एज कंपेयर टू ग्रोथ ऑफ करंट। तो बेटा ग्रोथ ऑफ करंट में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन डिके ऑफ करंट में आपको टाइम कम लगेगा। तो जहाँ टाइम कम लगेगा वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि ऑफ वाले मोमेंट पर आपको स्पार्किंग का लेवल ऑन वाले मोमेंट से ज़्यादा मिलेगा। तो बेटा ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस। तो इसके लिए हमें एक आइडियल इंडक्टर एज्यूम करना पड़ेगा। दिस इज आइडियल इंडक्टर।
अब बेटा अगर इसमें करंट को फ्लो कराओगे तो करंट आपका 0 से मैक्सिमम की तरफ मूव करेगा। करंट में बेटा चेंज आएगा, करंट की स्ट्रेंथ में चेंज आएगा 0 टू मैक्सिमम। करंट एकदम से मैक्सिमम नहीं होगा, करंट मैक्सिमम होने में टाइम लगाएगा, तो वो टाइम आपका करंट को 0 से मैक्सिमम की तरफ लेके जाएगा। तो बेटा उसी मोमेंट्री टाइम में यहाँ पर ईएमएफ बनेगी और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट बनाएगी और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इंडक्टेंस बनाएगी, यहाँ पर इंडक्शन होगा। तो अब चेक करते हैं। तो बेटा अगर ये करंट इस टाइप से एंट्री लेगा तो आप चेक करो, तो यहाँ पर बेटा अगर हमारे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए, अगर यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स है तो बेटा यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। आप चेक कर सकते हो, एक सिंगल टर्न में फ्लक्स अगर फाई बनेगा तो n नंबर ऑफ टर्न्स में बेटा फ्लक्स क्या बनेगा, n फाई बनेगा। अब यहाँ पर जितना फ्लक्स इस इंडक्टर के साथ लिंक में आएगा, जितना फ्लक्स आपका इस इंडक्टर के साथ एसोसिएट होगा, बेटा वो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, वो फ्लक्स डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर। करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी। तो बेटा अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी तो बेटा यहाँ फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स का रिलेशन किसके साथ बनेगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के साथ बनेगा। सो टोटल फ्लक्स attached with inductor is proportional to current coming in inductor। तो जो करंट आपका इंडक्टर में आएगा उसी पर टोटल फ्लक्स आपका डिपेंड करेगा। तो बेटा अब यहाँ पर n फाई इक्वल टू एल आई हो जाएगा। अब चेक करो कि यहाँ पर n फाई किसके इक्वल आ रहा है, n फाई इक्वल टू एल आई। नाउ l इक्वल टू n फाई अपॉन आई। तो बेटा L का मीनिंग क्या है, L इज कांस्टेंट एंड L इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आप चेक कर सकते हो। अब बेटा L स्केलर क्वांटिटी है, L स्केलर क्वांटिटी है और L की बेटा SI यूनिट है हेनरी, और L की बेटा CGS यूनिट है AB हेनरी या एब हेनरी। 1 हेनरी इक्वल टू 10 पावर 9 AB हेनरी। तो बेटा अब आपको ये क्लियरली मालूम चल चुका है, L का मीनिंग है सेल्फ इंडक्टेंस, L का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो बेटा L है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस बेटा कॉइल का अपना इमेजिनरी रेजिस्टेंस है। और बेटा इमेजिनरी रेजिस्टेंस आपका कितने टाइम तक रहेगा, ये मोमेंट्री टाइम तक रहेगा। जब करंट की वैल्यू स्टेबल हो जाएगी, करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, करंट की वैल्यू आपकी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी, तो उस मोमेंट पर यहाँ पर इंडक्शन डिसअपीयर हो जाएगा, यहाँ पर इंडक्टेंस आपको नहीं मिलेगा। तो बेटा इंडक्टेंस आपका मोमेंट्री टाइम के लिए आएगा, और ये इंडक्टेंस आपका इमेजिनरी रेजिस्टेंस होगा, और ये स्केलर क्वांटिटी होगा। इसकी SI यूनिट मैंने आपको बता दी है, इसकी CGS यूनिट मैंने आपको बता दी है। तो SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर वे से बता दी है, दोनों में रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। तो अब बेटा L की वैल्यू कैसे निकलेगी, L इक्वल टू n फाई अपॉन आई। बेटा फ्लक्स का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। नाउ इन
current carrying solenoid, we have magnetic field equal to mu naught Ni. Now B equal to mu naught N upon L into I. Now L equal to N mu naught Ni upon L into एरिया. I से I कैंसल, तो बेटा ये फार्मूला बना म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल. तो बेटा जैसे रेजिस्टेंस आपका रो एल अपॉन ए होता है, वैसे ही बेटा जैसे रेजिस्टेंस आपका रो एल अपॉन ए होता है, वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस आपका म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल होगा. तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, उसी टाइप से यहाँ पर L प्रोपोर्शनल टू एरिया, L प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ. तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि जैसा आपको डिपेंडेंस फिजिकल रेजिस्टेंस में मिलेगा, वैसा ही डिपेंडेंस आपको यहाँ पर इमेजिनरी रेजिस्टेंस दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस में मिलेगा. तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बेटा डायमेंशंस पर डिपेंड करती है. जैसे आपका रेजिस्टेंस डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, ऐसे ही यहाँ आपका सेल्फ इंडक्टेंस डायमेंशंस पर डिपेंड करेगा. तो बेटा फार्मूला आपके सामने है, एंड दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, एंड दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय म्यू नॉट. Now beta we have found mathematical formula of self inductance. Now this is mathematical formula of self inductance, mu naught n square a upon L. Now beta we can say that EMF has relation with induced EMF has relation with self inductance, because as we know that EMF equal to minus d phi upon dt. Now EMF equal to minus d by dt into Li. Now EMF equal to minus L di upon dt. तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि EMF का बेटा डायरेक्ट रिलेशन है सेल्फ इंडक्टेंस के साथ. अगर किसी कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस बेटर होगा, सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होगा, तो उस कॉइल में बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का लेवल भी ज्यादा मिलेगा आपको. मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोर सेल्फ इंडक्टेंस. तो बेटा आप चेक कर सकते हो, अगर डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर अपॉन 1 सेकेंड होगा, तो EMF आपका माइनस एल के इक्वल होगा. तो यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस आपका 1 वोल्ट होगा. आप चेक कर सकते हो बेटा कि अगर 1 एम्पियर करंट आपका 1 सेकेंड में चेंज होगा, इफ देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ if there is rate of change of 1 ampere current in 1 second, then EMF, induced EMF is equal to minus L. It means self inductance is equal to 1 volt. Self inductance is equal to 1 volt. तो आप चेक कर सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस आपका 1 वोल्ट के इक्वल कब आएगा, जब कॉइल के अंदर 1 एम्पियर करंट आपका 1 सेकेंड में चेंज होगा. तो बेटा इसका मीनिंग ये है, व्हेन देयर इज चेंज ऑफ 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड, देन वी हैव rate of change of current with respect to time, it is equal to 1 ampere upon 1 second, and induced EMF is equal to minus L. तो बेटा ये आपके सामने है, और इस टाइप से हम यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्कस करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को यहाँ पर हम सिंपल एक्सप्लेनेशन से, सिंपल लॉजिक से फाइंड आउट करते हैं. तो बेटा अब
हमारे पास ईएमएफ का रिलेशन आया किसके साथ, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ, और हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आया है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो बेटा अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर्स, सॉरी ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो नंबर 1 वी हैव सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। बेटा सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, इस टाइप से इंडक्टर आपके सीरीज में होंगे, इस टाइप से इंडक्टर आपके सीरीज में होंगे। तो अगर इंडक्टर आपके सीरीज में है तो बेटा हर इंडक्टर के पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो यहाँ पर इसके पास सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, यहाँ L2 है और यहाँ L3 है। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, अगर ये तीनों इंडक्टर आपके सीरीज में है तो तीनों इंडक्टर्स के पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा, तीनों इंडक्टर्स के पास सेल्फ इंडक्टेंस होगी L1, L2, L3, और बेटा तीनों इंडक्टर में करंट में सेम चेंज आएगा इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटा यहाँ पर इन तीनों कंडक्टर्स में बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा सेम मिलेगा। तीनों इंडक्टर्स में आपको, तीनों इंडक्टर में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको सेम मिलेगा। तो ये आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है कि जब भी इंडक्टर्स आपके सीरीज में होंगे तो तीनों इंडक्टर में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में बेटा वो तीनों में सेम मिलेगा आपको। तो बेटा आप चेक करो, अगर तीनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर सेम है तो तीनों में बेटा यहाँ पर ईएमएफ कितना बनेगा, दैट इज E1, E2 एंड E3। अब बेटा टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो बेटा यहाँ पर E1 का फार्मूला बोलो क्या बनेगा, E1 इक्वल टू माइनस L1 DI अपॉन DT, ऐसे यहाँ पर माइनस L2 DI अपॉन DT, ऐसे यहाँ पर माइनस L3 DI अपॉन DT। तो बेटा अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, आप कॉमन ले सकते हो, माइनस DI अपॉन DT कॉमन आ जाएगा। नाउ L1 प्लस L2 प्लस L3 आ जाएगा। नाउ नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेटा फार्मूला क्या बनेगा, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बनेगा नेट इंडक्टेंस इंटू DI अपॉन DT। नाउ L1 प्लस L2 प्लस L3, बेटा ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बनेगा माइनस L नेट सेल्फ इंडक्टेंस इंटू DI अपॉन DT। नाउ L नेट आपका आ जाएगा, L नेट आपका आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्फ इंडक्टेंसेस आपकी सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्फ इंडक्टेंस आपकी सिंपली ऐड हो जाएंगी L1 प्लस L2 प्लस L3। तो बेटा इसी टाइप से अब हम पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। तो जिस टाइप से आपके रजिस्टर्स ऐड होते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसी टाइप से आपके इंडक्टर्स की इंडक्टेंसेस को भी हम ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको फार्मूला क्या मिला, एडिशन ऑफ इंडक्टेंसेस का L1 प्लस L2 प्लस L3। तो अब बेटा हम पैरेलल में आएंगे। नाउ इन पैरेलल ग्रुपिंग, यहाँ बेटा हमने
सिंपल एडिशन किया सीरीज में, अब आएंगे पैरेलल ग्रुपिंग में। अब आएंगे बेटा हम पैरेलल ग्रुपिंग में। तो बेटा पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा, हमें इस टाइप से इंडक्टर पैरेलल में मिलेंगे, हमें इस टाइप से इंडक्टर पैरेलल में मिलेंगे बेटा। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका L2 और इसका L3। तो बेटा ये आपका पैरेलल ग्रुपिंग है, L1, L2, L3 इन इंडक्टर्स का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो बेटा यहाँ पर अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो इनके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा सेम जनरेट होगी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम होता है। तो यहाँ से करंट अगर I आएगा तो बेटा यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3 जाएगा, क्योंकि तीनों का अगर सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग होगा तो तीनों में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। अब चेक करते हैं बेटा, अब चेक करते हैं कि यहाँ फर्स्ट इंडक्टर में जो चेंज आएगा, फर्स्ट इंडक्टर में बेटा जो चेंज आएगा करंट में वो क्या होगा, di1 अपॉन dt। बेटा यहाँ क्या चेंज आएगा, di2 अपॉन dt। यहाँ क्या चेंज आएगा, di3 अपॉन dt। तो आप चेक कर सकते हो फर्स्ट इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, di1 अपॉन dt, यहाँ di2 अपॉन dt, यहाँ di3 अपॉन dt। बट इन तीनों इंडक्टर्स के अक्रॉस बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सेम आएगी। तो अब चेक करो यहाँ पर अगर करंट में डिवीजन हुआ है तो करंट का डिवीजन कैसे शो करोगे आप, करंट का डिवीजन बेटा कैसे शो करोगे आप, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आप चेक कर सकते हो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बेटा आप ये प्रॉपर वे से चेक कर सकते हो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब आपको बेटा ये मालूम होना चाहिए कि di अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt प्लस di3 अपॉन dt। तो बेटा अब यहाँ पर net rate of change of current is equal to rate of change of current in first inductor plus rate of change of current in second inductor plus rate of change of current in third inductor। तो बेटा अब आपको मालूम होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला माइनस L di अपॉन dt। तो बेटा यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेटा यहाँ से आपको di अपॉन dt फाइंड आउट करना है, और di अपॉन dt किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू E अपॉन माइनस L। तो बेटा अब यहाँ पर di अपॉन dt का फॉर्मूला क्या पुट करोगे, E अपॉन माइनस L नेट। सो इट इज नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो बेटा नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में नेट सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, यहाँ बोलो यहाँ क्या आएगा, E माइनस L1 E अपॉन माइनस L2 E अपॉन माइनस L3। तो बेटा E कॉमन है, E कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या आएगा, 1 अपॉन L नेट इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। तो बेटा सीरीज ग्रुपिंग हो गया, पैरेलल ग्रुपिंग भी हमने डिस्कस कर लिया। तो पैरेलल में कैसे इंडक्टर्स आपके अपनी इंडक्टेंसेस को ऐड करते हैं, सीरीज में वो कैसे अपनी इंडक्टेंसेस को ऐड करते हैं, दोनों फार्मूले बेटा आपके सामने हैं। दिस इज पैरेलल ग्रुपिंग और इनिशियल वन वाज सीरीज ग्रुपिंग। बेटा अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन क्या है अभी चेक करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है बेटा अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल induction, the process
in which the process in which EMF is induced in a coil by changing current in the process in which EMF is induced in a coil by changing current in another coil or neighborhood coil। जो कॉइल बेटा फर्स्ट कॉइल के नेबरहुड में होगी उसी में हमें करंट को चेंज करना है। द प्रोसेस इन विच EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन अनदर कॉइल और नेबरहुड कॉइल is known as म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा सिंपल प्रोसेस है। द प्रोसेस इन विच EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन अनदर कॉइल दैट इज नेबरहुड कॉइल इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा बेटा कि अगर हमें किसी कॉइल के अंदर EMF को इंड्यूस करना है तो बेटा उसके नेबरहुड में हम एक कॉइल और रखेंगे तो उसमें हम करंट को चेंज करेंगे। तो बेटा वो जो करंट में चेंज आएगा वो प्राइमरी कॉइल में या फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस्ड EMF को क्रिएट करेगा। तो बेटा क्रिएशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू चेंज इन करंट इन अनदर कॉइल दैट इज प्लेस्ड इन नेबरहुड ऑफ फर्स्ट कॉइल। तो बेटा अब हमें सिंपल मीनिंग इसका मिला है। द प्रोसेस इन विच EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन अनदर कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन नेबरहुड कॉइल इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा अब आपको यहाँ पर क्लियर मीनिंग मिला है म्यूचुअल इंडक्शन का कि यहाँ पर पेयर ऑफ कॉइल यूज होंगी। तो अगर आपके पास एक ये कॉइल है, आपको इस कॉइल के अंदर अगर इंड्यूस्ड EMF को क्रिएट करना है, आपको इस कॉइल के अंदर अगर इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराना है तो बेटा इस कॉइल के पास में आप एक कॉइल और रखोगे और उस कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज करोगे। इस कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज करोगे। तो बेटा जिस मोमेंट पर आप यहाँ पर स्विच को क्लोज करोगे बेटा उसी मोमेंट पर यहाँ पर करंट आपका 0 टू मैक्सिमम मूव करेगा और बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी इंक्रीज होंगी। अब बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंक्रीज होंगी तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक में हो जाएंगी, इस प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक बनाएंगी, इस प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच हो जाएंगी। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं ये इस प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच हो जाएंगी, ये प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक बनाएंगी। तो आप चेक करो जैसे आप यहाँ पर स्विच को क्लोज करोगे, स्विच को क्लोज करते ही करंट आपका इंक्रीज होगा 0 टू मैक्सिमम। जो करंट में यहाँ चेंज आएगा तो बेटा ये करंट में चेंज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को चेंज करेगा। तो बेटा अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंज होंगी तो यहाँ फ्लक्स भी चेंज होगा। अब बेटा अगर यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा ये फ्लक्स आपका यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होगा, ये फ्लक्स आपका यहाँ भी अटैच हो जाएगा। ये दोनों कॉइल आपकी पैरेलल रखी हुई हैं, दोनों कॉइल अगर पैरेलल है तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी प्राइमरी कॉइल के अंदर भी जाएंगी तो यहाँ भी फ्लक्स में चेंज आएगा। तो बेटा अगर यहाँ फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF बनेगा और यहाँ पर बेटा जो इंड्यूस्ड EMF बनेगा उसका फार्मूला होगा -d∅/dt। नाउ दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू
इंडक्टर्स और बिटवीन टू कॉइल्स। तो बेटा ये इन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो बेटा करंट चेंज एक कॉइल में होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा दूसरी कॉइल में होगा। तो एक कॉइल में करंट को चेंज करके हम दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्रिएट कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ को बेटा यहां बना सकते हैं और यहां इंड्यूस्ड करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो ये आपको इस प्रोसेस के अंदर मिलेगा, द प्रोसेस इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन अनदर कॉइल that is a neighborhood coil is known as mutual induction. So this process is known as mutual induction. तो ये बेटा mutual induction है और इस mutual induction में आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है current change in one coil and that change will bring induced EMF in second coil. तो बेटा एक कॉइल में अगर करंट में चेंज आएगा तो बेटा ये चेंज इन करंट दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को लेकर आएगा। सो वी कैन से दैट चेंज इन करंट इन वन कॉइल विल ब्रिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अनदर कॉइल। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन को आप नोट डाउन कर लो। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं उनको आप नोट कर सकते हो।